एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ये हमारा है सेकंड पार्ट चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और हमारा चैप्टर का नेम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या नीड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। एंड हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम आगे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमको समझ में आ गया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, आपकी जो बुक है उसमें मेनली 4 टाइप्स दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के। अब उन 4 टाइप्स को भी हम मेन टाइप्स में डिवाइड करें तो हमारे मेनली 2 टाइप्स निकल के आते हैं, यानी हम इकोनॉमिक्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इकोनॉमिक्स मेनली इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस of level of study. On the basis of level of study, there are 2 type of economics, which are microeconomics and macroeconomics. Okay, यानी लेवल ऑफ स्टडी के बेसिस पे हमारे कितने इकोनॉमिक्स होते हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 इकोनॉमिक्स होते हैं। अब ये नाम आपको थोड़े से फैमिलियर लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारी बुक का ही नेम है, ठीक है, जो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी आने वाली बुक का नेम है, क्योंकि हम क्लास 12th में जो बुक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट बेसिस या फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब अगर हम सेकंड डिफरेंशिएशन की बात करें तो सेकंड डिफरेंशिएशन रहेगा on the basis of subject matter. On the basis of subject matter, यानी आप किस टाइप के सब्जेक्ट मैटर्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, आप किस टाइप के सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपका जो इकोनॉमिक्स है वो कितने टाइप का हो गया? वो हो गया 2 टाइप का, जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड सेकंड वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर टू ऑल? अब एक बार वापस से मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कल डिस्कस किया था, सोशल साइंस की ब्रांच है जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करती है, उनको सॉल्व करती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं? बिकॉज आर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेज हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, यानी हमारी बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड हैं, एंड हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में। ये कल हमने पढ़ा था। अब इकोनॉमिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? मेनली बेटा 2 टाइप्स में डिवाइड किया। यानी आप इकोनॉमिक्स की जो आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो किस लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, लेवल का मतलब हो गया आप स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हो या लार्ज लेवल पे। ओके, यानी नैरो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या वाइडर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। आप किसी एक पर्सन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील कर रहे हो या पूरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील कर रहे हो, तो इसके बेसिस पे ये हो गया हमारा लेवल ऑफ स्टडी। तो इस तरीके से लेवल ऑफ स्टडी के बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक्स हो गया 2 टाइप का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। अब सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, यानी आप किस तरीके का सब्जेक्ट मैटर या किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हो। यहाँ पे हम लेवल ऑफ स्टडी की बात नहीं करेंगे कि आप स्मॉल या लार्ज लेवल पे कर रहे हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मेनली, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो उसके नेचर के बेसिस पे हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइड होता है फर्दर इनटू 2 पार्ट्स, विच आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इसका डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस एंड मीनिंग। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टडी। क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टडी। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टडी कितने टाइप का हो गया इकोनॉमिक्स? 2 टाइप का हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? 12th क्लास में। ठीक है,
अब इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ। अगर आप अपने आप को कंपेयर करें 12th क्लास से, यानी अभी आप हैं एट प्रेजेंट 11th क्लास में, लेकिन जब आप जाएंगे कहाँ 12th क्लास में, तो जब आप अभी 11th में हो तो आप छोटे हो, या आप जब 12th में जाओगे तब छोटे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप आज छोटे हो, है ना, और आफ्टर 1 ईयर आप क्या हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। तो एज कंपेरिजन टू 12th आज आप क्या हो, छोटे हो, इसीलिए आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो भी स्मॉल लेवल पे पढ़ाई जाएंगी। क्लियर हो गया? अब स्मॉल लेवल पे पढ़ाई जाएंगी, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों बोला कि हम स्मॉल लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना हमारा, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करता है, स्मॉल लेवल पर स्टडी करता है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ स्टडी। ओके, तो क्या करता है, स्मॉल लेवल पर स्टडी करता है। यानी जब आपकी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि आपकी किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है या आपके नेबरहुड से रिलेटेड है, तो वो क्या हो गया, स्मॉल लेवल हो गया। तो वो कहाँ आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, जहां आप आज से थोड़े हो जाओगे बड़े हो जाओगे, तो चीज़ें क्या पढ़ोगे, लार्ज लेवल पे, थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ोगे। तो यानी सिंपल कि जब हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, उसका सल्यूशन, उसको इवेलुएट करते हैं, वो आपका किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये तो काफ़ी बेसिक सा एक मीनिंग हो गया। बाकी हम क्या बोल सकते हैं, देखो आप इस माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड को जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो हम पिछली वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स टेल्स अस द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, या हम सिंपल बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। अब बात आती है माइक्रो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, स्मॉल लेवल पर स्टडी कर रहे हो क्योंकि अभी आप छोटे हो, तो यहाँ से भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो। माइक्रो का मतलब नॉर्मली इंग्लिश में आपने माइक्रो वर्ड यूज किया होगा, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। क्लियर है? तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन से लेवल पे, स्मॉल लेवल पे। तो क्लियर हो गया ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, कि जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, एक छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इजीली आप इसको भी फाइंड आउट कर पाओगे, बिकॉज अगेन दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी करना तो आपको क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करनी है। लेकिन यहाँ कौन से लेवल पे, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। ओके, तो आपको कौन से लेवल पे स्टडी करनी है, लार्ज लेवल पे स्टडी करनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने बेसिक जो मीनिंग था आपका वो बता दिया। अब क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वो आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। तो 5 और 6 मार्क्स में आप ऐसे सिंपल ये तो लिख के नहीं आओगे जितना मैंने बताया, इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बेसिस, यानी किस बेसिस पे हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। उसके बाद एक तरफ हमारा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड जगह पे आपका रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस में, टर्म्स की बात करेंगे, यानी जो इसमें इन दोनों वर्ड्स में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर सकते हो। टर्म्स कौन से, यही हैं। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, यानी आप इजीली क्या लिख सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल लेवल पे स्टडी करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, लार्ज लेवल पे स्टडी करना। सेकंड आप क्या लिख सकते हो, मीनिंग,
यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, अभी बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द स्मॉल लेवल। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द स्मॉल लेवल। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लार्ज लेवल, यानी लार्ज लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। ये आपके कौन सा डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया। तो अब हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा दैट इज स्कोप। ओके, तो अगर हम स्कोप की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जब हम स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप हो गया वो क्या हो गया, नैरो। ओके, नैरो कॉन्सेप्ट या नैरो स्कोप हो गया। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, पूरे कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा स्कोप, यहाँ का स्कोप क्या हो गया, वाइडर। ठीक है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो वाइडर होता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा चीज़ें स्टडी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो हो गया हमारा माइक्रो, ओके, लेकिन ये हो गया हमारा क्या, मैक्रो। तो सिंपल है कि मैक्रो के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है, माइक्रो वर्ड आ जाता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज लेवल ऑफ स्टडी। ये कहीं ना कहीं सेम पॉइंट्स हैं जो रिपीट होंगे आपके, कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बार बार। तो लेवल ऑफ स्टडी का मतलब हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस लेवल तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस लेवल तक स्टडी करते हैं। तो अभी आपको पता ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, स्मॉल लेवल हो गया, तो यहाँ पे लेवल ऑफ स्टडी क्या हो जाएगी, स्मॉल लेवल पे हो जाएगा, है ना, स्मॉल लेवल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट स्मॉल लेवल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट स्मॉल लेवल। अब जब हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पता चल गया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लार्ज लेवल। लार्ज लेवल क्यों, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, लार्ज लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लार्ज लेवल। ओके, तो यहाँ पे लेवल ऑफ स्टडी हमारा क्लियर हो गया कि लेवल ऑफ स्टडी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो लेवल ऑफ स्टडी होता है वो स्मॉल होता है, यानी यहाँ पे स्मॉल लेवल ऑफ स्टडी होती है, लाइक हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी एक फर्म की, किसी एक मार्केट की, किसी एक प्रोड्यूसर की। लेकिन जब एज कंपेरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लार्ज लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आएगा डिफरेंस में वो है अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो हमको कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, अज्यूम करके चलनी पड़ती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, एग्जिस्ट रहने वाली हैं। जैसे कि हम साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ लॉज पढ़ते हैं, तो साइंस में भी कुछ क्या होता है, अजम्पशंस होते हैं उन लॉज के। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी क्या है, कुछ अजम्पशंस होंगे। अजम्पशंस का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें तो रहनी ही है। अब क्या अजम्पशन है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये चीज़ हमको क्या करके चलनी है बेटा, अज्यूम करके चलनी है। ठीक है, रिपीट करती हूँ मैं कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अजम्पशंस में, इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड रहेंगे, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। क्लियर है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी चीज़ें होती हैं
जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करती हैं, तो वो चीज़ें, वो वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, यानी इसका कोई भी इफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं पड़ेगा। अब सेम तरीके से क्या होगा, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एजम्पशन क्या निकल के आएगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम क्या होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है, जब इसने इंटरफेयर नहीं किया इसके टाइम पे, तो ये भी तो नहीं करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे जब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं और हमारे इस जगह पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। तो ये हमारे 5th पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अभी हम यहाँ पे वेरिएबल्स जब पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये वेरिएबल्स क्या होता है, तो इसीलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो 6th पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे आ जाएंगे इंडिविजुअल्स, ओके, प्रोड्यूसर्स, और आपके आ जाएंगे कंज्यूमर्स, यानी वही चीज़ें जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर्स और आपका मार्केट। ओके, लेकिन जब हम बात करें इकोनॉमिक वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो थोड़े से वाइड हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वाइड स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड, होल इकोनॉमी, पूरे कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी पॉवर्टी, पॉवर्टी भी पूरे कंट्री से रिलेटेड हो जाएगी। मनी, मनी पूरे कंट्री से रिलेटेड। बैंकिंग पूरे कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, बजट एक्सेट्रा। तो ये सारे वेरिएबल्स, ये सारे जो आपके पार्ट्स हैं वो किसके हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो गए। अब यहाँ पे हमारे 6 पॉइंट क्लियर होता है। अब हम आते हैं हमारे 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट है हमारे एजेंट्स। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, या कौन कौन से लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। आप इकोनॉमिक एजेंट्स के बजाय और क्या लिख सकते हो, डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी तो कौन डिसीजन लेगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी तो कौन डिसीजन लेगा। ठीक है, तो सिंपल है, देखो प्रॉब्लम भी इनकी रहने वाली है। क्लियर है ना, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मार्केट है, इन्हीं की प्रॉब्लम रहने वाली है। तो फिर सॉल्व भी कौन करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो कौन रहेंगे, इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर्स और आपके कंज्यूमर्स और मार्केट। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो प्रोड्यूसर की जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक वेरिएबल में वो क्या आ जाएगी, सप्लाई, और यहाँ पे कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, डिमांड। ठीक है, यानी इन्हीं वेरिएबल्स के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही चीजें आएंगी, लेकिन ये थोड़े वाइडर टर्म में आएंगी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। देखो एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड और एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब है टोटल। तो यहाँ पे तो हम सप्लाई की बात कर रहे थे किसी एक प्रोड्यूसर की, डिमांड किसी एक प्रोड्यूसर की, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, यानी टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड। और यहाँ पे एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, तो पूरी इकोनॉमी की टोटल सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स या डिसीजन मेकर्स, यानी कौन कौन लोग डिसीजन लेंगे, इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड मार्केट, क्योंकि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम स्मॉल लेवल पर स्टडी करेंगे और उसी के बेसिस पे अपने डिसीजन ले लेंगे। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो यहाँ पे जो आपके एजेंट्स हैं या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं वो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में पाए जाते हैं।
यानी यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पूरे कंट्री के लिए क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरे कंट्री की बात हो रही है, तो कोई एक पर्सन कोई एक पर्सन अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो मिलके क्या करते हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा आरबीआई। आरबीआई हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का मेन बैंक होता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको इवेल्युएट करता है, ठीक है, मैनेज करता है। तो आरबीआई आएगी। आरबीआई क्या करती है, क्या इंस्टीट्यूशन है कि जो भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मनी, उनको सॉल्व करेगी आपकी आरबीआई। उसके अलावा फिर यहाँ पे आ जाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी क्या है, एक्सचेंज सिस्टम को होल्ड करती है और बजट बनाती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इनके लिए कुछ मेजर्स लेती है, पॉवर्टी के लिए कुछ मेजर्स लेती है। तो ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट का रोल प्ले करेंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट जो हम डिफरेंस कर सकते हैं, 8th पॉइंट हो जाएगा वो, तो उसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, लास्ट में आप क्या करोगे, एक पॉइंट डाल दोगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखो हमने पूरे डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, तो आप एक एग्जाम्पल इजीली बना सकते हो। कैसे कि सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, बिस्किट की डिमांड बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक मार्केट है, पर्टिकुलर मार्केट, या आप बोल सकते हो कि एक सिटी है, उस सिटी में पार्ले जी बिस्किट की कितनी डिमांड रहेगी अगर उसके प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो एक केस मैंने दे दिया किसके बारे में, एक सिटी के बारे में, यानी एक सिटी में आप क्या कर रहे हो, पार्ले जी बिस्किट्स की डिमांड स्टडी कर रहे हो अगर उनके प्राइसेस बढ़ा दिए जाए तो, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, आप पूरी इकोनॉमी की डिमांड की स्टडी कर रहे हो, होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी या पूरे कंट्री की डिमांड की स्टडी कर रहे हो कि अगर पार्ले जी के प्राइस बढ़ा दिए जाएं तो पूरे इकोनॉमी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी की पार्ले जी की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इकोनॉमी बड़ा है या सिटी, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी क्या है आपका, लार्ज है। तो ये जो एग्जांपल है वो कहाँ चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और वन सिटी, एक शहर एज कंपैरिजन टू इकोनॉमी क्या है, स्मॉल, तो ये एग्जांपल कहाँ चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट जो है डिफरेंस का वो एग्जांपल की फॉर्म में बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारे जो है 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और ये काफ़ी पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में आपको लिखने के लिए, आपको समझने के लिए। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस क्लियर होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको लेवल ऑफ स्टडी के बेसिस पे देखें कि हम किस लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें कि हम किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, उसका नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका, तो उसके बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक्स 2 टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगेन फिर हमने क्या किया, जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके डिफरेंसेस देखे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग मैंने बताया था कि जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके डिफरेंसेस को क्लियर किया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक पार्ट जो छूटा हुआ है दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, उसको हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।